गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती एसवी का नोटबुक आईएएस में हाई बात करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मैं यहाँ पे डेली आकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स होता है वो सारा यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, उनके सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी न्यूज उठाते हैं, हम जो बहुत बड़ा मुद्दा होता है हम वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कई बार अगर लगता है कि कोई छोटा आर्टिकल भी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो हम उसको भी यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे भी मेरे साथ डेली पढ़ रहे हैं, जो लोग भी मेरे साथ डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, उनको इन फ्यूचर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ डेली। तो मुझे पता है कि 2-2.5 महीने में 3 महीने में कितनी कॉपीज मैंने भर दी हैं ऑलरेडी। आप मार्केट से लेने जाएंगे ना कोई भी बुक तो आपको 1 महीने के साथ इतनी पतली मिलेगी, या अगर आप 1 साल की भी लेने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इतनी मोटी होगी, 100-200 पेजेस होंगे। आप ही सोचिए कि 1 साल का करंट अफेयर्स मैं अभी जो आपको 1-2 महीने में पढ़ा रही हूँ उसमें 2-3 कॉपीज भर रही है। तो 1 साल का जब करंट अफेयर्स आप किसी एक बुक से फॉलो करते हो ना तो कंप्लीट हो नहीं पाता है। आज ज्यादातर बच्चों को देखेंगे जो भी यूपीएससी, यूपीपीसी या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए ना कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक पब्लिकेशन फॉलो करके आप पूरा करंट कवर नहीं कर पाएंगे। उसका एक अगर दूसरी साइड देखें, जो डेली पढ़ रहे हैं, जैसे आप डेली पढ़ रहे हो हमारे साथ करंट अफेयर्स, तो जो डेली 1 घंटा आप दे रहे हो ना, आपको बाद में इसका फायदा समझ में आएगा कि भाई हमें 4 मैगजीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, आपने मोस्टली मतलब 99% आपके आर्टिकल यहीं से कवर हो जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाई चांस अगर 1% बच गया, मतलब मैं 100% की श्योरिटी तो कोई नहीं देता है, डेटॉल वाले भी ऐड कर रहे हैं 100 साल, मतलब जब से भी डेटॉल बना है तब से आप देखिए उनका ऐड हो रहा है। 99.9% कीटाणु मार सकता है, 0.01% जो है वो आज भी नहीं मार पाए। तो हम 100% कवर कराने की आपको गारंटी कोई भी नहीं देता है। तो 100% तो कवर नहीं हो सकता, कुछ बहुत टॉपिक्स तो मिस हो ही जाएंगे, वो हो जाते हैं, लेकिन आपको 99% जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ से मिल जाएगा। उसके साथ हम करते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं 3 या 4 या 5 डेली डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, किसी की नियुक्ति हुई है, कोई डे सेलिब्रेट किया हमने, किसी को कोई पुरस्कार दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में सेट कर देते हैं और बाद में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही अच्छा तरीका लगता है कि हाँ चलो ठीक है, छोटे क्वेश्चन, छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में सेट कर लेते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लेंगे, जो फैक्ट्स वगैरह उनसे रिलेटेड है उनको भी हम अच्छे से देख लेंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आज जो भी टॉपिक्स है ना बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ना लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है साइंस से रिलेटेड है। अभी आपने सुना मंगलयान हो गया, ठीक है, आदित्य एल1 मिशन हो गया, चंद्रयान हमने 3 भेजा, चंद्रयान 4 भी भेजने वाले हैं हम, गगनयान भी आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ सुना है कि हम आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हैं, आसमान में जितनी चीजें हैं हम मतलब स्पेस में सबको हम खोजना चाहते हैं, सारे ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि भाई आसमान की ऊंचाइयां तो छू रहे हैं, समुद्र की गहराइयां भी नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा होने वाला है समुद्रयान, ये समुद्रयान किस लिए स्पेसिफिक समुद्र की गहराई में जाएगा, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमें नहीं पता है कि समुद्र की इतनी गहराई पे जाने पे क्या होता है, क्या कैसी कैसी चीजें वहां पे हैं, कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम चर्चा में था एक कि कुछ लोग गए थे जमीन का मतलब समुद्र के नीचे गए थे किसी चीज की खोज के लिए, और शायद टाइटैनिक का जहाज, जो आपने शायद टाइटैनिक मूवी तो आपने देखी ही होगी, तो टाइटैनिक जो जहाज डूबा था उसके जो अवशेष बचे हुए हैं समुद्र के नीचे हैं, जो वहां पे लोग देखने गए थे, बिल्कुल नीचे तक गए थे। लेकिन क्या था, मतलब जिस चीज को यूज करके गए थे वो अचानक से उसमें प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जो भी चीज थी वो फट गई, तो जितने भी लोग वहां पे गए सारे लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी चीजें यहाँ पे ना हो, इसलिए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। समुद्रयान के बारे में हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कैसे चीजें होने वाली हैं। क्योंकि देखिए सबको पता है कि हाँ गगनयान भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 भेज दिया, चंद्रयान 4 भेजने वाले हैं हम, आदित्य एल1 मिशन भी भेज दिया हमने। लेकिन ना अगर आप ये मिस कर जाएंगे तो ये अपने आप में यूनिक है, ये पहला मिशन भाई। अब वैसे मिशन तो बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज भी चला रही है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हम इसको भी देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, समुद्रयान टू एक्सप्लोर ओशन बेड बाय 25 एंड सेज रिजीजू की टेस्ट इन द बे बंगाल ऑफ एज अ पार्ट ऑफ मिशन सक्सेसफुल। इसमें बताया जाता है कि जो आपको यहाँ पे लिखा ना 2025, ये पहले 2025 में नहीं 2026 की जनवरी में भेजा जाने वाला था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि हम 2025 दिसंबर के लास्ट तक इसको भेज देंगे। और क्या है, हमारा ओशन वगैरह है, जो उसका ओशन बेड मतलब होता है समुद्र की जो गहराई है, बेसिन है, वो जो भी चीजें वहां पे बहुत गहराई में जाकर के हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं हम। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट कहाँ से होगा, अब मतलब
टेस्ट हो गया है कि अगर हम मतलब होता है ना कि जैसे कभी आप कोई भी देखते चंद्रयान 3 है तो पहले उसका टेस्ट होता है कि भाई हम लॉन्च करेंगे, इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, पहले एक बार टेस्ट तो कर ले कि हम कैसे लॉन्च करने वाले हैं, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वैसे क्या वो टेस्ट हुआ है, टेस्ट कहाँ से किया गया है, बे ऑफ बंगाल जो है एज अ पार्ट ऑफ मिशन सक्सेसफुल, मतलब उन्होंने बोला है कि हमने जो टेस्ट किया है वो सक्सेसफुल रहा है, तो हमारा जो हम जो मिशन भेजने वाले 2025 के एंड तक वो भी सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम चीजें इसके बारे में। अगर आपसे पूछता है कौन मंत्रालय है जो इन चीजों को सब कुछ कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम सब कुछ देखेंगे, मंत्रालय कौन सा है, पैसा कितना लगने वाला है, कितनी गहराई तक जाने वाले हैं, कब से स्टार्ट हुआ था मिशन, कब तक चलेगा, ये सब देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्रयान मिशन के वर्ष 2025 तक साकार होने की उम्मीद है, वही है, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, आई डोंट नो इमेज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस तरह के कुछ यान होने, जैसे हम स्पेस यान भेजते हैं ना, वैसे कुछ समुद्र के अंदर जाने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य है 6000 का मतलब है 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर लगभग नीचे तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये है, नाम याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है आपसे। देखिए लिखा है इंडिजिनस क्या है, सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 विल बी रेडी एज द प्लान फॉर द समुद्रयान। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं चीजें कैसे क्या चलने वाली हैं। एम्ड एट द सेंडिंग 3 पर्सनल टू 6000 मीटर डेप्थ इन अ व्हीकल कॉल मत्स्य 6000 फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी रिसोर्सेस लाइक मिनरल्स। तो क्या करने वाले हैं हम, मत्स्य जो 6000, सिर्फ मत्स्य बोलेंगे, 6000 बार बार बोलने पे थोड़ा सा एनर्जी भी कम होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मत्स्य है जो वो जाएगा लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक, गहराई तक जाएगा, डीप सी में जाएगा, वहां पे मिनरल्स वगैरह हो गए, ओर्स वगैरह हो गए, उनकी खोज करेगा, उन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन, पहली बार इंडिया के द्वारा ऐसा कोई मिशन बनाया जाने वाला है। यूनिक मिशन है, मैन्ड मतलब क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मशीन भेजी जाएगी, इसमें क्या है, साइंटिस्ट हो गया, जो भी इनका मत्स्य है यान है, उसके साथ अंदर बैठकर कुछ लोग भी जाएंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो इसरो होगा, इसमें कौन कौन मिलकर बना रहा है, इसरो हो गया, IITM हो गया, एंड DRDO विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मिशन। तो ये क्या है, इसरो हो गया, IITM हो गया और DRDO, ये 3 संस्थान मिलकर के इसको चलाने वाले हैं या बिल्कुल सक्सेसफुल करने वाले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हमारा जो है NIOT इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द मिशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि समुद्रयान जो हम भेज रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होने वाली है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NIOT, जिसका फुल फॉर्म हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से ये, क्योंकि कई बार आपसे ना पूछता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, कैसे कैसे चीजें हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपसे कभी मतलब साइंस का जो मेंस का पेपर होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हम बहुत सारे मतलब मिशंस भेजते हैं, समुद्र में भेज रहे हैं और मतलब स्पेस में भेज रहे हैं, तो आपको सबके थोड़े थोड़े 1 लाइन में सिग्निफिकेंस याद होनी चाहिए कि भाई हम जो को मिशन भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, इतना हमारा मैन पावर इतना जाता है वहां पे, हमें उसका फायदा होने क्या वाला। क्योंकि कोई भी काम करिए आपको फायदे के लिए, देखिए कोई भी आजकल कोई काम करता है ना, फायदे के लिए ही करता है। तो अगर कोई अपना एनर्जी लगा रहा है आपके साथ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी चीज समझ लीजिए, तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। ज्यादातर लोग सेल्फिश ही होते हैं, तो उस टाइप का ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, अलाउ साइंटिफिक पर्सनल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड अनएक्सप्लोर्ड डीप सी एरियाज। तो क्या करेंगे, ऐसे एरिया जहां पर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं या जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उनको हम अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। बूस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स विजन ऑफ न्यू इंडिया दैट हाईलाइट्स द ब्लू इकोनॉमी। जो हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं ना, जो हमारे मोदी जी बोलते रहते हैं, हम बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या है, ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र से रिसोर्सेज को लेकर आएंगे और अपने जो है क्या मतलब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, मिनरल्स वगैरह लेकर आएंगे, ऐसे मिनरल्स जो आपको पृथ्वी के भूपटल पर नहीं मिल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर नहीं मिल रहे हैं, आपको समुद्र में मिल रहे हैं, वो वहां से आप मिनरल्स लेकर के, ओर्स लेकर के आएंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए काम आने वाले हैं। तो इस तरह देख सकते हो। ठीक है, यूनिक मैरीटाइम पोजीशंस है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज देंगे, यूनिक है कि यहाँ पे भेजना है हमें। 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारी है।
ये आपको याद रखिएगा। मैं आपको 12 बताती हूँ कि हमारी कोस्ट लाइन जो है लगभग 7,500 किलोमीटर की है, ठीक है। 3 साइड्स आर सराउंडेड बाय द ओशन, आपको पता ही कि हम 3 साइड समुद्र से घिरे हुए हैं। 30% ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन लिव्ड इन द कोस्ट एरियाज, हमारी इंडिया की 30% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? कोस्टल एरियाज में रहती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, टूरिज्म, लाइवलीहुड एंड द ब्लू ट्रेड। तो जो हमारा मतलब जो कोस्ट लाइन है हमें बहुत सारी चीज़ों सपोर्ट करता है। देखिए जैसे फिशरीज, मछली वगैरह पकड़ते हैं वहाँ। बहुत जो कोस्ट लाइन, जो कोस्टल एरियाज है ना हमारे इंडिया के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी ना मछलियों पे ही टिकी हुई है। खाना पीना, उनकी इकोनॉमी सारी मछलियों पर ही टिकी हुई है। साथ ही एक्वा कल्चर भी वहाँ पे होता है, देखने को मिलेगा। टूरिज्म भी है, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे लोग टूरिस्ट के फॉर्म में जाते हैं। जैसे गोवा, मान लीजिए गोवा के बीच वाला गाना सुना होगा, तो गोवा के बीच में हम लोग जाते हैं टूरिस्ट के रूप में। लाइवलीहुड जो है, थोड़ा सा वहाँ की लाइफ स्टाइल भी अच्छी होती है और लोग वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे रहते भी हैं। एंड ब्लू ट्रेड, ब्लू ट्रेड मतलब हो गया कि हम वहाँ से ट्रेड भी करते हैं। कोई एरिया समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे पोर्ट वगैरह अच्छे से बन जाते हैं, ट्रेड वगैरह भी वहीं पे होता है। आप राजस्थान में तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे, लैंड मतलब क्या है, आपको बाय रोड जाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ आपको भेजनी हो, आप 100 किलोमीटर मान लीजिए बाय रोड है, 100 किलोमीटर बाई द मतलब सी के थ्रू है, हो सकता है 100 किलोमीटर पहुंचने में मान लीजिए एवरेज 1 घंटा लग रहा है बाय रोड। तो जो सी के थ्रू ना आप सकता है कि 30 मिनट में पहुंच जाए, मतलब बहुत कम टाइम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है। और जो हमारी व्हीकल्स होते हैं ना वो भी कम खराब होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ रोड पे चलती है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो चीज़ें खराब होती है, ट्रक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। लेकिन कोई चीज़ पानी पे तैर के जा रही है तो उसमें ना खराबी नहीं होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। पानी कितना फ्रिक्शन करेगा। इसलिए देखिए जो चीज़ें नाव वगैरह होगी, बोट वगैरह हो गए, सालों साल चलते रहते हैं। लकड़ी की भी नाव कोई बना के ढंग से अगर चलाता है 20-30 साल, 25-25 साल चलती है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई जाती है जो बहुत यूनिक हो अपने आप में। और वही आप ले लीजिए कोई ऐसी गाड़ी वगैरह हो जो रोड पे चला रहे हो, तो 10 साल या 5 साल में उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। इट विल रन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अगर आपसे पूछता है कौन सा मंत्रालय के तहत काम करने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत कार्यरत होने वाला है। इट हैज अ बजट ऑफ USD 4077 मिलियन ओवर 5 ईयर्स। इतना सारा बजट दिया गया है, $4077 मिलियन, लगभग 5 सालों में इस पर खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स, 3 सालों में, द फर्स्ट फेज इज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट ₹823.4 करोड़। तो 3 सालों में लगभग इतना रुपए खर्च ऑलरेडी हो चुका है। 2021 से 24 की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डीप ओशन मिशन विल बी अ मिशन मोड इनिशिएटिव टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब एस्पिरेशन, सॉरी, जो हमारा एक लक्ष्य है ना, जो हम एक उद्देश्य बना के चले कि हम इंडिया को बूस्ट करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, हम ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, तो वो इसके थ्रू हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक हमारा है सागरमाला प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट है। एक आप मुझे बताइएगा, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे है कि हम समुद्र के थ्रू जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे एक प्रोजेक्ट हमारा और भी है जिसमें हम रोड्स वगैरह को लिंक, हाईवेज को लिंक कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। द सागरमाला प्रोजेक्ट इज द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर port-led development throughout the extensive use of IT-enabled services for the modernization of ports। इसमें क्या किया जा रहा है, अगर आपसे पूछता है सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें पहली बात तो क्या है, जो पोर्ट्स हमारे हैं जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे हो या श्रीलंका हो, कोई हमारी नेबरिंग कंट्री हो, उनका कोई पोर्ट है, वहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको हम। साथ ही क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लगा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर बहुत सारे फायदे होने, मतलब फायदे हों, हमें भी फायदे हों। अब मान लीजिए कोई पोर्ट है, वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी वगैरह है पुरानी यूज़ हो रही है, आज के ज़माने का कोई चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, तो उसको क्या करें, थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे ताकि आगे चल करके हमें वहाँ पे सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसमें लिखा हुआ है समुद्रयान के बारे में। इट इज़ ऑन क्राउल टू वॉक द ओशन बेड, मतलब एक तरीके से हम उसको ओशन के अंदर भेजने वाले हैं। ये देखिए लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के पार्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है हमारा, उसके तहत कार्यरत होने वाला है। तो ये इसमें है लगभग क्या करें, डीप 6,000 मीटर तक जाएगा, मान लीजिए 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर तक नीचे तक जाएगा, और लगभग 72 घंटे तक इसमें रह सकता है अंदर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ रियलिटी बाय 21-22, मतलब तब बोला गया था, अभी तक पूरा हुआ नहीं है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया ही
कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो ये है NIOT, ठीक है, याद रखिएगा आप, इतना काफी है इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इस टॉपिक में जितनी चीजें थी ना सारी मैंने बता दी हैं, ज्यादा अब इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बस याद रखिएगा नाम क्या है, क्यों भेजा जा रहा है, कब तक भेजने की उम्मीद है हमें, पैसा कितना खर्च हुआ है इसमें, और इसकी क्या है कितने में 72 घंटे तक रहेगा, बात के कितने गहराई तक जाने वाला, लगभग 6 किलोमीटर 600 मीटर तक जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखिए कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, कौन कौन सी इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सब बता दिया मैंने, ठीक है, इतना काफी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा होने वाला है बैंकिंग से रिलेटेड। कल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो हमारा RBI हो गया या फिर जो बैंकिंग सिस्टम हमारा है कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो सब चीजें मैंने ऑलरेडी कल पढ़ा दिए थे। लेकिन हम यहाँ पे एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग में। हम यहाँ पे देखने वाले हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक आपने देखे होंगे ना, ज्यादातर जिनका सर्वर डाउन रहता है, जो जिन लोगों के पास में बैंक का अकाउंट होता है ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं, भाई UPI नहीं चल रहा है या इतने बजे के बाद चलेगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है ऐसे बैंक्स में। उनके बारे में देखने वाले हैं कि हमारे भारत में जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसमें ये कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में हो या हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनका क्या पार्टिसिपेशन है, ठीक है। बात करें आर्टिकल की क्या लिखा हुआ, बैंकिंग वेटरन रिफ्लेक्ट्स ऑन चैलेंजेस एंड एवोल्यूशन इन रीजनल रूरल बैंक्स। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम को, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में RRB बोलते हैं। आप देखते हैं ना RRB के फॉर्म्स वगैरह आते हैं, वैकेंसीज होती हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम्स देते हैं, उसी RRB की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है एस्टैब्लिश्ड इन 1975 अंडर द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस promulgated on the 26 September 1975 and Regional Rural Bank Act 1976। अगर बात करता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक्ट आया था 1975 में और उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 तो याद ही होगा, हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तभी की बात हो रही, ठीक है। RRBs आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which ensure adequate credit for agriculture and other rural sectors। जो RRBs हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर रूरल एरियाज में कोई और डेवलपमेंटल कार्य हो रहा होता है उसको वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन की बात की जाए, अगर इसका रेगुलेशन कौन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि RRB का रेगुलेशन कौन करता है, तो लिखा हुआ है रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द RBI, सॉरी। इसका रेगुलेशन कैसे होता है आज हम ग्रीन से पढ़ेंगे। अब तक ग्रीन से नहीं पढ़ाना हम लोगों ने, ठीक है, ग्रीन से पढ़ते हैं। बोल देंगे मैडम इतना सीरियस टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको कलर खेलना है, थोड़ा बोरियत हो जाता है ना, तो थोड़ा सा जरूरी है बीच बीच में आप लोगों को एनर्जी डोज देना। बात की जाए अगर रेगुलेशन की, आपसे पूछता है कि रेगुलेशन कौन करता है, तो आप बताइए मुझे, जितने भी इंडिया में बैंक हैं ज्यादातर उनका रेगुलेशन करता कौन है, कौन करता है, RBI करता है, जाहिर सी बात है। उसका रेगुलेशन भी कौन करने वाला, RBI करने वाला है, सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड होगा। कभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है वहां पे नाबार्ड भी इंक्लूड रहता है और RBI भी इंक्लूड रहता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कभी लिख जाए HDFC SBI तो आप बिल्कुल उनको कट करके RBI ढूंढिएगा, या फिर आप ढूंढिएगा भाई वहां पे कहीं नाबार्ड है कि नहीं है, ठीक है। बात की जाए ऑनरशिप की, ऑनरशिप कौन लेगा इसकी, तो RRBs आर ज्वाइंटली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके तहत ही कार्यरत होती हैं। स्पॉन्सर बैंक्स हो गए, जो बैंक स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, एंड द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर proportions of the 50%, 35% and 15% respectively। आपसे पूछता है कि रेशियो कौन सा, ऑनरशिप जैसे कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी ए है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी ए है, आपसे पूछा जाए भैया ये कंपनी किसकी है, तो आप बोलेंगे कि 50% जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर हैं इसके, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ इसमें, दूसरा है 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक से हैं उनके पास मिल जाएगा आपको। रिमेनिंग जो आपका 15% हुआ जिस स्टेट में है जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारा आपका होने वाला, याद रखिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो कहाँ पे लिखूं मैं, अरे भाई मिट जाओ।
याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं अगर अगले पेज में जगह है तो वहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये बैंक, ये आपका हो गया आरआरबी, ठीक है। ऑनरशिप की बात हो रही है। किसी बच्चे ने मुझे बोला था मैडम साफ लिखा करिए, मैं बोल तो रही हूँ। मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता तो है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है, आपको सुनाई तो दे रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। तो आप फोकस करिए कि मैं क्या बता रही हूँ, वहां पे क्या लिख रही हूँ। ऑनरशिप की स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आनी चाहिए तो भाई मैं और भद्दा लिखूंगी, आपको बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि बहुत आसान सी स्पेलिंग, आपको ये भी नहीं आ रही, आपको ये लग रहा है कि मैम साफ लिखें तो हम लिखेंगे, ऐसा ऐसा होगा तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। देखिए पहला हमारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे 50% शेयर। स्पॉन्सर्स जो बैंक्स हैं उनके पास 35% शेयर। बचा कितना? 15% तो जो स्टेट होंगे वहां पे जहां पे ये काम कर रहा है उसका हो गया टोटल 15%, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा। फिर लिखा आफ्टर द रिफॉर्म्स इन द 1990s द गवर्नमेंट इन 2005 एंड 6 इनिशिएटेड अ कंसोलिडेशन। हुआ ये का जैसे हमारा बहुत, जब स्टार्टिंग में ये सारे बैंक्स यहाँ पे काम करना शुरू किए तो बहुत सारे बैंक्स थे, लगभग 100+ बैंक्स थे जो काम कर रहे थे। लेकिन आपको पता है जब भी किसी किसानों को जब भी लोन वगैरह दिया जाता है तो ज़्यादातर डिफॉल्टर निकल जाते हैं। डिफॉल्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने 50,000 का लोन लिया, उनको 2 साल में वो पे करना था, नहीं पे कर पाते। ज़्यादातर होता है कि बैंक बेचारे लोन देते थे और NPA बन जाता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो टाइम से नहीं मिल पाया है लोन, जो रिटर्न नहीं मिल पाया है उसके बारे में। तो ऐसे होते होते हमारे जो रूरल बैंक थे वो बहुत कम हो गए, तो उसके बारे में देखेंगे हम। प्रोग्राम दैट रिजल्टेड इन द नंबर ऑफ RRBs डिक्लाइनिंग फ्रॉम 196 इन 2005 टू 2000, लगभग देखा क्या बोल रहा है इसमें, जो हमारे पास 196 थे वो घटते 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 कितने हो गए हैं 43 इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 30 ऑफ द 43 RRBs रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट्स। और वो भी बता दे रहा है, मतलब 43 में से सिर्फ ऐसे हैं 196 से संख्या कितनी होगी उनकी 43 हो गई। 43 में भी बात करके भाई 43 पूरे फायदे में नहीं जा रहे हैं, जिस 30 है ना जो सिर्फ वही फायदे में है, बाकी सारे नुकसान झेल रहे हैं, वो भी किसी न किसी दिन बंद हो जाएंगे। फंक्शंस पूछ रहा है आपसे कि आरआरबी के फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द सेविंग ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को सेविंग जो होती है, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए किसी ने बैंक खोला, आपने पैसे डाल दिए, जैसे आपने बहुत बार देखा है ना कि बैंक्स में लोगों ने पैसे डाले, किसी स्कीम में पैसे लगाए, वो स्कीम फ्रॉड निकल गई या पैसा सारा चला गया, तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। टू क्रिएट क्रेडिट एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, जब लोगों को पैसा देंगे आप, जब लोगों के पास पैसा होगा वो पैसे आप मतलब जमा करेंगे, सेविंग्स करेंगे, तो मनी फिर किसी में खर्च करेंगे, कोई नई चीजें लेंगे, तो ऐसे क्या होता है इंक्रीज होता है क्रेडिट और सप्लाई भी बढ़ती है मनी की। टू इनकरेज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, चाहते हैं कि भाई लोगों के पास पैसा हो, बैंक वगैरह अकाउंट वगैरह हो, थोड़ा सा वो अपने आप को मतलब मोटिवेटेड फील करें खुद के बाद कि पैसा है, हम अच्छे काम में लगा सकते हैं। टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ पब्लिक, जो पैसा होता है ना, जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था तो लोगों का पैसा होता था ना, पैसे लाए कि 100 रुपये 1000 रुपये उस कोने में पड़े हैं, घर के 2000 उस कोने में पड़े हैं, किसी को उतना दे रखें, किसी को उतना दे रखें, पैसा फैला रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, बैंकिंग सिस्टम है, लोग बचत करते हैं, अपना एक खाता होता है वहाँ पर जमा कर देते हैं। तो मोबिलाइज का मतलब है कि इकट्ठा कर दिया है एक तरीके से। टू इंक्रीज इट्स नेटवर्क सो एज द रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, पहले क्या था कि ज़्यादा जो बहुत ग्रामीण इलाके थे वहाँ बैंकिंग सिस्टम नहीं था हमारा। अब क्या किया है आरआरबी जो हमारे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, या कोई और बैंक है, यस बैंक मान लीजिए, कोई भी ऐसा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ज़्यादातर ये बैंक ना प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। अगर इन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई वहाँ पर ब्रांच नहीं लगाएंगे अपने। लेकिन जो आरआरबी है वो चाहती है कि जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका भला हो, इसलिए उन्होंने बैंकिंग सिस्टम वहां भी स्टार्ट किया है जहां पर कोई दूसरे बैंक्स नहीं आने वाले थे। तो क्या किया है उन्होंने, नेटवर्क अपना बढ़ाया है। साथ में क्या लिखा, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल कस्टमर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स ऑफ इनकम, जैसे जैसे लोगों की इनकम है उनको उसी तरीके की बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर किसी के पास लग रहा है कि भाई किसी की सैलरी है 50-60 हज़ार है, तो उसको हम और सुविधाएं देते हैं बैंकिंग की, आप ये ले लीजिए हमारी, आप ये स्कीम ले लीजिए, आप बीमा करा लीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी जैसी है, जैसा स्टेज है, उसको वैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। टू ब्रिंग इन सोशल इक्वलिटी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू एवरी स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी। देखिए
समाज में इक्वालिटी कैसे ला रही है? आपको लगेगा भाई बैंकिंग सिस्टम से कौन सी इक्वालिटी आ रही है? इक्वालिटी आ रही है, मतलब अगर कोई बैंक खुला है आपके इलाके में, मान लीजिए आपके इलाके में एसबीआई बैंक खुला है, ठीक है, आरआरबी की मतलब कोई भी शाखा खुली है, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे जनरल कैटेगरी के ही जाएंगे, ओबीसी कैटेगरी के अकाउंट्स नहीं खुलेंगे या एससी एसटी कैटेगरी के अकाउंट नहीं खुलेंगे। भाई वहां पे सबके अकाउंट खुलेंगे, आप जाइए, सबके अकाउंट खुलेंगे, सबको पैसा निकालने का मौका दिया जाएगा, सब लोग पैसा जमा करेंगे, मतलब इक्वालिटी है वहां पे, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो समाज में तरीके से समानता लाने का भी काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना काफी होगा हमारे लिए, जो आरआरबी वगैरह है सब पढ़ा दिया मैंने आपको, सारे फैक्ट्स बता दिए, सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो होने वाला है, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो हमारी रोजमर्रा में, आप ना मतलब आप जहां पर भी बैठे ना, आसपास नजर घुमा के देखिए, आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा। मतलब लोहे की 4 चीजें दिखेंगी, 10 चीजें आपको प्लास्टिक जरूर दिखेंगे। प्लास्टिक हमारे रोजमर्रा का एक तरीके से क्या पार्ट हो गया है। आप खाने पीने, सोने, पहनने, मतलब किसी भी चीज में आप देखिए प्लास्टिक आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और ये सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्ट नहीं है कि भाई हाँ हवा में, पानी में ऐसे अवेलेबल है, ये अब ऐसा हो गया है कि ह्यूमन, जो हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में रिसर्च पढ़ रही थी मैं, उसमें लिखा था कि जो बच्चा गर्भ में होता है ना, उस बच्चे के गर्भ नाल में भी प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक, वो देखने को मिला। मतलब बच्चा जो पैदा होके बाहर भी नहीं आया है, उसकी बॉडी में भी आपको प्लास्टिक मिल रहा है। प्लास्टिक मतलब ये नहीं बड़ा बड़ा कोई प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है। आप देखिए कोई बोतल वगैरह धूप में रखे रही है, धूप में रखे रहिए, या कोई बोतल वगैरह कहीं रख दीजिए, 2 4 5 महीने 10 महीने बाद देखिएगा आप उसको छुएंगे तो प्लास्टिक जो झड़ने लगता है। जो झड़ता है प्लास्टिक, वही माइक्रो प्लास्टिक होता है। जब आप और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, जैसे मैंने अभी पी रही थी, चलिए अभी तो ठीक है, वो नई बोतल है, लेकिन लोग होता है ना, जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, बोतल पानी पीने के लिए कोई बोतल लेकर आए थे, उस बोतल को नहीं फेंकेंगे, उसी से पानी पी रहे हैं। लाइब्रेरी जा रहे हैं, उसी से पानी पी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसी से पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने में जो आप बोतल यूज करते हो प्लास्टिक की, लंबे टाइम तक अगर आप उस बोतल को यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ पे कवर कर लेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, स्टडी फ्लैग्स न्यू हार्ट अटैक रिस्क इज द प्लास्टिक वाटर बॉटल हार्मिंग यू। अगर ज्यादातर लोगों को देखिए ना, आजकल लोग हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा मर रहे हैं। अब बहुत कॉमन हो गया हार्ट अटैक। पहले होता था कि कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, 50-60 साल का, हाँ 70 साल का व्यक्ति है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो चलिए ठीक है, समझ में आता था। आजकल आप देखिए आजकल किसी को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, मतलब 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, डजंट मैटर एज क्या है उसकी, आजकल किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है। उसका एक रीजन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक बोतल से आप पानी पीते हैं ना, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। कभी सोचा था आपने कि पानी पीने का एक जो बोतल है आपका, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? तो यहाँ पे ये बता रहा है, इसका देखते अच्छे देखिए, लिखा हुआ है माइक्रो प्लास्टिक कैसे रिकॉर्ड पैदा करता है, इसके बारे में सब जानेंगे हम। लिखिए, एक बार जब माइक्रो प्लास्टिक आपकी धमनियों में प्रवेश कर जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में वह कहीं से ही पहुंच जाता है, तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को विदेशी निकायों के रूप में उन पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है। जो हमारे WBC है उस पर अटैक करती है। उसके बाद क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक सूजन हो सकती है, जो समय के साथ रक्त वाहिकाओं की परत को नुकसान पहुंचाती है। जो आपको हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक होता क्या, आपकी जो हार्ट में जब ब्लड वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं, धमनियां होती हैं, वहां पर जब फैट कलेक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है, वहां पे इकट्ठा होता है, फैट इकट्ठा होता रहता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, प्लास्टिक आपके बॉडी में जाएगा, आपके WBC उस पर अटैक करेंगे, अटैक करते 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 कंटिन्यूसली वो उसको डेड करते जाएंगे। और अगर एक जगह इकट्ठा हो गया, कहीं से भी वह हमारा आपका ब्लड फ्लो रुक गया, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, यही बताया जा रहा है इसमें। सूजन स्वाभाविक रूप से धमनियों को संकुचित कर देती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। एक निश्चित अवधि में ये इतना कम हो जाएगा कि दिल का दौरा पड़ सकता है। आपका दिल का दौरा पड़ने का रीजन यही होता है कि आपका ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाता है, चलते 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 चलते, मतलब चल रहा है, कई टाइम से चल रहा है, आपको पता नहीं कि वहां कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक से ब्लड फ्लो रुक जाता है, हार्ट अटैक होता है और लोग मर जाते हैं। पशु अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक हृदय गति को बदल सकता है और हृदय संबंधी कार्यों में बाधा भी डाल सकता है। कई जैसे देखिए, जो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ना, इंसान तो नहीं है, व्यक्ति मनुष्य वगैरह तो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्लास्टिक का यूज कैसे करना है, कैसे नहीं करता है, क्योंकि बनाया हम ही ने है। लेकिन आप देखेंगे पशु पक्षी हो गए, समुद्र में रहने वाली मछलियां हो गई,
नदी तालाब में मछलियां होंगी, उनको नहीं पता ना कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे अफेक्ट करने वाली है। देखिए ये प्लास्टिक का ही एक तरीके से देखिए कैसा साइड इफेक्ट है, वो फंसा हुआ है पूरा उसमें। और ऐसे आप वीडियोस फोटो देखते रहते होगे ऑलरेडी। ये जब ये फंसे फंसे मतलब हो सकता है ऐसा फंसा हो, कोई फंस कर मर गया हो, ऐसी हालत हो गई है। और वो देखिए मेरे गाय हैं, आप दिल्ली में रहते हो अगर मुखर्जी नगर या फिर नेहरू विहार, गांधी विहार में, तो आपको देखते ही होगा कूड़े के ढेर के पास गायें खाती रहती हैं खाना। तो खाना कम खाती हैं, प्लास्टिक ज़्यादा खाती हैं वो। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई गाय थी बीमार पड़ी और उसकी मौत हो गई, जब उसको उसके पेट को कट करके देखा गया तो प्लास्टिक 5 किलो 10 किलो प्लास्टिक जो पॉलिथीन वगैरह होती हैं वो चबा चबा के उसको साथ में ही खा जाते हैं। उसके पेट में इकट्ठा होता रहता है होता रहता है होता रहता है और एक दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में कहीं आप ये भी देखिएगा कुछ लोग होते हैं किसी का कांच का सामान टूट गया, मतलब आपने ये चीज जो मैं बता रही हूँ ना आपको ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, फिर भी बता देती हूँ कि जैसे आपके घर पे कोई कांच का सामान टूटता है तो आप उसको ऐसे ही मत फेंक दिया कि किसी पॉलिथीन में भरा और फेंक दिया, कागज में उठाया भरा और फेंक दिया। आप उसको किसी से अच्छी चीज में रैप करिए, टेपिंग करिए उसको, फिर उसको फेंकिए। क्योंकि आप कचरे में फेंकते हो, कचरा जगह ज्यादातर एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली गाय वगैरह होगी, जानवर वगैरह वहाँ पे आकर खाते हैं। और ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि उन बेचारों को चोट लग जाती है, उससे मुंह पर उनके चोट लग जाती है और उनका ट्रीटमेंट टाइम पे हो नहीं पाता और जरा से इन्फेक्शन से जानवर मर जाते हैं। क्योंकि उनको जरा सा घाव होता है कहीं पर भी, वो उसका इलाज टाइम से नहीं हो पाता, वो बढ़ता 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 उनकी मौत का कारण बनता है। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए याद रखिएगा कि आपके घर में कोई भी ऐसा सामान टूटता है उसको आप बड़ी सावधानी से फेंकिएगा, ठीक है। ये देखिए ये पेड़ में पत्तियां होनी चाहिए, पत्ती में जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। समुद्र में देखिए मैं ये बताया था आपको, समुद्र में क्या हो रहा है, प्लास्टिक सबसे ज्यादा समुद्र में ही मिल रहा है। मछलियां प्लास्टिक खा रही हैं, मतलब खा क्या रही हैं, माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में वहां पे प्लास्टिक अवेलेबल है, वो चीज कोई खा रही है, फिर कुछ भी कर रही है, उनके पेट में प्लास्टिक जा रहा है और वो ऐसे ही रिस्टोर होता है कि आपको दिखता नहीं है, आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते हो। और सालों से आप भी मछलियां खा रहे हो, मछलियां प्लास्टिक खा रही है, प्लास्टिक को आप प्लास्टिक तो नहीं खा रहे डायरेक्टली, आप मछलियां खा रहे हो, मछलियां को खा रहे हो तो प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसा जो बोगे वही काटोगे, वही हो रहा है कि आपने जैसा माहौल बनाया है समाज में, जैसा इन्वायरमेंट बनाया है, क्रिएट किया है, वही चीजें आपको रिफ्लेक्ट होकर मिल रही हैं। आप देखिए यहाँ पे फेंक रहे हो, सारी चीजें फेंक रहे हो, मछलियां वगैरह हैं वो सब खाती हैं, जब डिजॉल्व हो जाता है कैसे भी कर करके, किसी बर्ड्स वगैरह हैं वो खाते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है चीजें, ठीक है। ये देखिए सारा मैंने साइकिल बनाया हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है सारा। देखिए आपको लगेगा पक्षी वगैरह हैं उनमें कैसे पहुंच रहा है, जो पक्षी मछलियां वगैरह खाते हैं, समुद्र में कोई चीज खा रहे हैं, आप ये सब खाते हो तो सब ऐसे ही पहुंच रहा है एक दूसरे में। ये देखिए लिखा माइक्रो प्लास्टिक, अगर कोई पूछता है माइक्रो प्लास्टिक की लेंथ वगैरह कितनी होती है, 5 मिलीमीटर से भी कम होती है माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। ये देखिए सब लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लगाया ताकि आपको समझ में आए सारे मैप्स। बात की जाए, आप जैसे नॉर्मल कभी भी आप प्लास्टिक बैग को ही फेंक देते हो ना, अगर उसको आप रिसाइकिल नहीं कर रहे हो ना, नेचुरल फॉर्म में जो पड़ा हुआ है नेचुरली वो लगभग 20 सालों में रिसाइकिल होता है। कॉफी कप 30 साल में रिसाइकिल होता है। प्लास्टिक स्ट्रॉ जैसे आप कॉफी बड़े चाव से पीते हो या कोई भी चीज 200 साल लगते हैं। मतलब आप एक बार मर के दोबारा जन्म लेकर आएंगे ना, अगर आपने कहीं स्ट्रॉ फेंकी, आपको याद आएगा पुराना जन्म, तो आपको वो चीज वहीं मिलेगी। जो है 6 पैक प्लास्टिक रिंग्स जो होती हैं 400 साल लगते हैं, टूथब्रश को लगभग 500 साल, और जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं उनको भी 500 साल। इसका टूथब्रश करेगी मतलब मान लीजिए आपने अभी कोई टूथब्रश यूज किया, आप उसको कहीं रख दीजिए कहीं कोने में भी, आप 200 साल बाद आएंगे ना, 400 साल बाद आएंगे, आपको ब्रश वहीं मिलेगा, डिजॉल्व नहीं हुआ वो पूरी तरीके से। जो डेली, और लोग करते भी क्या है ऐसा, हर हफ्ते 2 हफ्ते में ब्रश बदलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बताया जा रहा है कि इतना अगर आप एक दिन में प्लास्टिक इतना बनाते हो कि लगभग 900 एशियन एलिफेंट्स बन सकते हैं उससे, उतने भार के बराबर आप प्लास्टिक एक दिन में यूज हो रहा है। लगभग इतने सारे जेट्स वेट इतना, मतलब ये साइज देखिए कितना सारा प्लास्टिक आप मतलब वो कर रहे हो। अगर बात करें प्लास्टिक के टाइप्स कितने होते हैं, माइक्रो होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है। माइक्रो प्लास्टिक होता है बॉटल्स वगैरह, बैग वगैरह। बैग का मतलब माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, बैग हो गया, बॉटल हो गई, टॉय हो गया, ETC हो गया। माइक्रो होता है डायमीटर्स हैविंग 1 to 5 मिलीमीटर। अगर 1 to 5 मिलीमीटर का डायमीटर किसी चीज का है तो वो होगा आपका माइक्रो प्लास्टिक। जैसे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें प्लास्टिक ही तो होता है।
नैनो होता है डायमीटर लेस देन वन माइक्रो मिलीमीटर जो होता है वो आपको सारा यहाँ पे सब इकट्ठा होगा। कैन एंटर इजिली इन फूड चेन, ये सारे जो है ना आपके फूड चेन में बहुत आसानी से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज जहाँ जिन्होंने प्लास्टिक वगैरह को बैन कर रखा है। मतलब हमने बैन नहीं किया है, फिर भी शायद 73rd जो हम 26 जनवरी मना रहे थे, 73वां गणतंत्र दिवस जब मनाए थे, तो मोदी जी ने ऐसा बोला था कि हम मतलब प्लास्टिक यूज को कम करेंगे, प्लास्टिक बैन करेंगे। लेकिन अभी आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखोगे तो ऐसी चीजें हो नहीं रही हैं, धड़ल्ले से बिक रहा है। जब कोई ऐसी चीज आती है तो एक दो महीने आपको दिखता है कि हाँ दुकान वाले प्लास्टिक बैग नहीं दे रहे हैं, प्लास्टिक मोटा वाला दे रहे हैं, लेकिन 2-4 महीने फिर से नॉर्मल चीजें हो जाती हैं, वैसे ही चलने लगता है। लेकिन बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो हाँ भाई कई चीजें हुई हैं, कहीं पे बंद किया गया है, ऐसे नहीं हमारी तरह ही सब लोग नहीं है, कई कंट्रीज ऐसे जिन्होंने बंद किया है, बैन किया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश जो है बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द प्लास्टिक बैग्स इन 2002 में बैन कर रखा उन्होंने ऑलरेडी। भले ही कितना ही मतलब बाकी चीजों में पीछे हो, लेकिन प्लास्टिक बैन करने बहुत आगे निकले हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स इन जुलाई 2019 में उन्होंने बंद कर दिया है। चाइना की बात करें तो चाइना ने भी ऑलरेडी बंद कर रखा है 2020 से। मतलब उन्होंने एक साथ नहीं बैन किया, उन्होंने फेजेस लगाए कि पहले ये बैन होंगे वो बैन होंगे या ऐसा कुछ करके कर रखा है, ठीक है। यूएसए की बात की जाए तो 8 स्टेट इन द यूएस हैव, सॉरी यूएसए नहीं यूएसए, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स बिगिनिंग विथ कैलिफोर्निया। सबसे पहले कैलिफोर्निया में बंद हुआ 2014 में, उसके बाद अलग अलग जगह पर उन्होंने बैन करना शुरू किया है, ठीक है। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो वहां पर देखें कहाँ कहाँ बंद हुआ है, तो 2021 जुलाई में डायरेक्टिव ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक टुक इफेक्टिव इन द यूरोपियन यूनियन। तो ईयू जो है उसने 2021 में ही डायरेक्टली मना कर दिया था कि वहां पे प्लास्टिक यूज नहीं होगा, ठीक है। The directive ban certain single-use plastic for which alternatives are available. जिसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आप वो प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया उसमें, ठीक है। अगर बात की कि हमने जो है मतलब प्लास्टिक को कम करने के लिए कौन कौन से मिशंस वगैरह चलाई हैं ताकि प्लास्टिक वगैरह कम किया जा सके, तो स्वच्छ भारत मिशन हमने चलाया है, इसमें गंदगी वगैरह होगी, सब चीज़ें ना हो। नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने चलाया है, ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है मतलब आप एक बार सब्जी लेकर आते हो, कुछ चीज़ खाने पीने के लेकर आते हो, खाना पीना खाया उसको फेंक दिया, तो ऐसी चीज़ों को हम बैन कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादा वेस्ट निकलता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने अमेंडमेंट रूल्स बनाए हैं 2022 में, रूल्स हमने बना रखे हैं, इम्प्लीमेंट पता नहीं हो रही नहीं हो रही। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हमने बना रखा है ऑलरेडी। प्रोजेक्ट रिप्लान बना रखा है हमने प्लास्टिक बैन के लिए। मैस्कोट प्राकृत बना रखा है हमने ऑलरेडी, सब तब साइन कर रखे हैं। यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव रखा हुआ है। गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं प्लास्टिक बैन को बढ़ाने के लिए, प्लास्टिक बैन मतलब प्लास्टिक को रोकने के लिए, उसका यूज कम करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है वो ना हो उसको कम करने के लिए चीजें चल रही हैं, फिर भी चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक बैन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ ली, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने कि कहाँ से कैसे हम इफेक्ट हो रहे हैं उनसे ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आपको। हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कैसे क्या होता है, हमारे हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है वो, और पशु पक्षी वगैरह कैसे अफेक्ट हो रहे हैं उससे, हमारे नॉर्मल जो हम जी रहे हैं खाना पीना खा रहे हैं, हमारे फूड चेन में भी प्लास्टिक आ रहा है, ह्यूमन बॉडी में प्लास्टिक मिल रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। प्लास्टिक के टाइप्स वगैरह पढ़ लिए सारे हमने कि कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन कौन सी कंट्री जिन्होंने बैन कर रखा है और हमने कौन कौन से ऑलरेडी इनिशिएटिव से स्टार्ट किए हैं प्लास्टिक के लिए, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है नो स्मोकिंग डे पर। तो जो लोग भी सिगरेट फूकते हैं दिन में 4, ये उनके लिए है। तो है मेरे नोन कुछ लोग जो सिगरेट दिन में 3-4 सिगरेट फूकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि हमने नो स्मोकिंग डे कब से स्टार्ट किया है। ऑब्जर्व्ड ऑन 13 मार्च 2014, सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च। सेकंड वेडनेसडे मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ था, बस इसमें बताया था कि डे कब मनाते हैं, थीम क्या रही, लेकिन हम इस पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो क्या मनाते हैं, 13 मार्च को हमने इस बार बनाया है, लेकिन हमेशा 13 मार्च को नहीं होता है, हर बार ये डेट फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, जब भी मार्च का सेकंड वेडनेसडे होगा तभी हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए मनाते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, सिगरेट वगैरह पीने से मतलब स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एम क्या टू हेल्प स्मोकर्स वांटिंग टू क्विट स्मोकिंग।
जो डे सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें ये होता क्या है, जैसे कहीं कहीं तो मतलब किसी किसी कॉलेज या स्कूल्स में आई थिंक होता होगा कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता होगा और वहाँ पे स्पीच दी जाती होगी, अगर आप पी रहे हो तो आप ऐसे क्विट कर सकते हो, आपकी बॉडी को ऐसे साइड इफेक्ट्स होने वाले, तो लोगों को जो पी रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ना पिए, आप छोड़ दें। तो ये थोड़ा क्विट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। थीम क्या रही इस बार की, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। मतलब क्या किया जा रहा है इसमें, सिर्फ यही नहीं किया जा रहा है कि जो पी रहे हैं उनको हम इससे बचाएं। तो जो टोबैको इंडस्ट्री है ना, वो अपने आप में जो काम करती है ना, कई बार वहाँ पे चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ना हो, क्योंकि जब कहीं ना कहीं वो भी बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है। बात करें अगर देखिए सिगरेट वगैरह हो गए, तंबाकू वगैरह हो गए, अगर आज के टाइम में देखें ना तो मतलब जो हीरोइंस, मतलब हीरोइंस तो मैंने कम देखी हैं, लेकिन हीरो वगैरह हो गए, अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे हैं, वो ऐड करते हैं, वो डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, जो जिससे कि वो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसको। मतलब डायरेक्टली वो कोई चीज नहीं बता रहे, मतलब वहां पे देखिए इलायची का ऐड कर रहे हैं वो कि विमल इलायची, लेकिन आप देखेंगे ना तो वो जैसे मतलब होता है सरोगेसी, जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक तरीके से होती है कि आप कहना कुछ चाहते हो, आपको बेचने कोई प्रोडक्ट और है, लेकिन आप जो है जनता के सामने कुछ और चीज दिखा रहे हो। अब जो लोग भी छोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग भी यूज करते हैं पान मसाला वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जब वो लोग ये विमल वाला ऐड देखते हैं तो उनको इलायची नहीं दिखती है, उनको अपनी चीजें दिखती हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे ड्रिंक्स वगैरह से रिलेटेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा सोडा जो होता है, सोडा का ऐड आता है, बहुत सारे आपने सेलिब्रिटीज देखे होंगे ऐड करते हैं सोडा को, तो वो सोडा का ऐड नहीं कर रहे होते, जो लोग पीने वाले होते हैं ना उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा होता है कि वो नहीं पिएंगे, लेकिन सोडे का ऐड देख करके उनका मन कर जाता है कि भाई हम पिएंगे आज। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में है लिखा है WHO रिपोर्ट्स ऑन टोबैको कंट्रोल की फाइंडिंग्स हाउ इंडिया फेयर्स। मतलब हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा इंडिया फाइट कर रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर 300 मिलियन फेवर स्मोकर्स टुडे विद द prevalence of smoking declining from 22.8% in 2007 to 17% in 2021। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 300 मिलियन लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग कर रहे थे। मतलब 300 मिलियन लोग, कितने सारे लोग हैं। और थोड़ा इसका देखा गया डिक्लाइन भी हो रहा है, ज़्यादातर लोग छोड़ रहे हैं। आप इस तरीके सोचिए, कोई व्यक्ति है, उसने मान लीजिए उसने 20 साल का है जब उसने स्मोकिंग शुरू की, और एक बार अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, कोई भी अल्कोहल कोई भी चीज ऐसी लेना शुरू करता है ना, जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाएगा तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो आप मान लीजिए 20 साल का 70 साल की उम्र हुई और वो मर गया, लगभग कितना, कोई कस्टमर इनको मिल गया लगभग 50 साल के लिए। मतलब इतना लंबा कस्टमर शायद ही किसी को मिलेगा, किसी दुकान वाले को। मतलब कुछ लोग होते हैं कि चिप्स कुरकुरे पसंद करते हैं, लेकिन कुछ टाइम मतलब उससे ही मन भर जाता है, वो छोड़ देते हैं। कोल्ड ड्रिंक बंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से मन भरता छोड़ देते हैं। मतलब खाने पीने पहनने की चीजें आपकी चेंज होती रहेंगी, दुकानदार चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, टोबैको वगैरह ऐसी चीज है, किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया और वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस कंपनी को लगभग सालों साल 50 साल 40 साल 50 साल तक कंटिन्यूअसली वो कस्टमर उनका ही रहता है। इसलिए देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है टैक्स तो इम्पोज करती है कि भाई हम टैक्स लगा रहे हैं, मतलब वो बोलती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या है एक तरीके से वो मोटा टैक्स भी वसूल रही है उनसे, उनकी जो इनकम हो रही है, मतलब वो जो टोबैको इंडस्ट्री है, जो अल्कोहल वाली इंडस्ट्री है, वहां से पैसा उठाती है, लंबा मोटा मोटा टैक्स लेती है और वो लगा देती है इकोनॉमिक मतलब एजुकेशन वाले सेक्टर में। तो एक तरीके से बैन नहीं कर रही है, वो उनसे पैसा ले रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल बैन कर सकती है। आप देखिए डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है डीजल पेट्रोल कि लोग या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं या तो सीएनजी। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि डीजल पेट्रोल से लोगों को शिफ्ट कर सकती है सीएनजी पे या फिर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो हमारा स्मोकिंग चीजें हैं, मतलब सिगरेट शराब वगैरह हो गया, तंबाकू वगैरह, अगर वो बैन करना चाहे तो कभी भी बैन कर सकती है, लेकिन वो बैन नहीं करती है क्योंकि उसको बहुत मोटा वहां पे रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उसका। इसलिए अपने आप में गवर्नमेंट भी डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ, ठीक है। देखिए इसका हम और चीज देखेंगे, हम कैसे चीजें होने वाली हैं। यहाँ पे हम देखेंगे WHO ने क्या बोला है, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों की, मिलियंस लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो रही है इससे, ग्लोबल इनिशिएटिव्स कैसे लिए गए हैं, हम टोबैको डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, हम यहाँ पे सब चीज देखने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा WHO हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ ग्लोबल हेल्थ टारगेट नोन एज
एम पावर, ये एम पावर जो है कोरोना के टाइम पे बहुत चर्चा में था। तो ग्लोबल हेल्थ को एक तरीके से मेजर करने के लिए एम पावर स्टार्ट किया गया है टू एड्रेस द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। एपिडेमिक जो मतलब एक तरीके से हो गया, मतलब जैसे कोरोना फैला था वैसा ही कुछ कहा है, क्योंकि हर तीसरा चौथा इंसान आपको नशे करते दिखेगा, तो इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। These measures are evidence-based strategic aimed at reducing tobacco use and it associated health risk। मतलब इसमें बताया जाए कि भाई टोबैको वगैरह यूज करने से आपको हेल्थ रिस्क होने वाले हैं, होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे देखी गई हैं, और इसको कम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। द एम्पावर measures were developed to assist countries in the implementing effective tobacco control policies and interventions। जो एम्पावर है ना, जब मतलब एम्पावर जो मेजर्स हैं, जो WHO की एक तरीके से उन्होंने उनकी ही पहल है। इसमें करते क्या है, जो भी कंट्री होती है उनको सलाह देते हैं तरीके से, नई नई आप कैसे तरीके से आप यहाँ पर टोबैको वगैरह बैन कर सकते हो, उसका प्रोडक्शन कम कर सकते हो, लोगों को जो कंज्यूम करे उसका कंज्यूमशन भी कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एडवाइस करता है, ठीक है। द टर्म एम्पावर इज एन एक्रोनॉमी विद ईच लेटर रिप्रेजेंटिंग आ स्पेसिफिक एरिया ऑफ फोकस। जो एम्पावर है ना, इसका एक तरीके टोटल जो है फुल फॉर्म है, इसका हर वर्ड आपको एक अलग ही मीनिंग बताता है। अगर आपसे कहीं पूछता है तो ये आप याद रखिएगा। एम का मतलब होता है मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, ठीक है। तो जो टोबैको है उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे, उसको कैसे आप कम करेंगे, इसकी पॉलिसीज होती हैं। पी बताता है आपको प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, जो स्मोकिंग करते हैं उससे लोगों को कैसे बचाएं, ये आपका बताता है पी। ओ आपका बताता है ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको, जो टोबैको वगैरह यूज कर रहे हैं उनको हम कैसे क्विट कराएं, इसके लिए है इसमें चीजें। डब्ल्यू है वार्न अबाउट द डेंजरस ऑफ टोबैको, मतलब इसके लिए तो वार्न तो कर ही रहे हैं। आप देखिए कोई भी सिगरेट वगैरह हो गई, कुछ भी चीज़ आप खरीदिए, आपको उसके बाहर पैकेट में ऐसा मतलब भद्दा सा इमेज बना होता है, लोग लेकिन इग्नोर करके उसको फिर भी खरीद कर पीते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इन्फोर्स बैन ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। मतलब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भाई मतलब जो स्पॉन्सरशिप करते हो, आप प्रमोट करते हो, पहले तो डायरेक्टली प्रमोशन होता था टीवी वगैरह पे, अब तो इनडायरेक्टली हो ही रहा है। इसमें ये भी बोला जा रहा है कि आपको ये जो प्रमोशन वगैरह है आप ये बंद कर दीजिए। फिर क्या है, इसके बारे में एक बात बताती हूँ आपको, शायद आपको पता होगा। आपने एप्पल जो है आईफोन, उसकी एक पॉलिसी है, उसमें पॉलिसी बना रखी है कि आप कोई भी मूवी बनाइए, आप हीरो को दे दीजिए हमारा फोन, आप साइड हीरोज को दे दीजिए, लेकिन कभी भी आप किसी भी मूवी में कोई भी विलन का रोल कर रहा है उसके पास आप आईफोन नहीं देखोगे, क्योंकि ये आईफोन की अपनी पॉलिसी है कि हम अपने फोन की ब्रांडिंग नेगेटिव रोल के थ्रू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप कोई भी मूवी बनाइए लेकिन आप अपने नेगेटिव रोल को हमारा फोन लिए हुए नहीं दिखाएंगे। जैसे आपने KGF मूवी देखी थी ना, उसमें अपनी सिगरेट जला रहा है तोप से, बंदूक से, ऐसे बहुत सारे लोग मतलब क्या है मोटिवेटेड होते हैं, देख करके अलग ही फील करते हैं। एनिमल मूवी देखिए कितना ज्यादा उसमें हाँ मतलब हिंसा दिखाई गई है। तो ऐसी चीजें जब दिखाते हैं ना तो लोग दूसरे तरीके से सीखते हैं, नेगेटिव चीजें सीखते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए बोल रखा है एप्पल ने कि भाई आप अपने नेगेटिव कैरेक्टर को हमारा फोन नहीं देंगे, आप कहीं पर भी ये नहीं दिखाएंगे कि आपका नेगेटिव कैरेक्टर आईफोन यूज कर रहा है। आप उसको नोकिया दे दीजिए, सैमसंग दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, ठीक है। रेज टैक्सेस ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स, बुरा का टैक्स बढ़ा दीजिए टोबैको प्रोडक्ट्स पर, तो लोग वैसे भी कम कर देंगे। मैंने बताया आपको गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकती है। जैसे क्या किया उन्होंने, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि लोग ना या तो CNG पर आ गए या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ गए, तो ऐसे आप टोबैको ही बैन कर सकते हो। नियरली 267 मिलियन एडल्ट जो हैं, लगभग जिनकी एज कितनी है 15 साल से 15 साल है या उससे ज्यादा है। इन इंडिया 29% ऑफ ऑल एडल्ट आर यूजर्स of tobacco according to global adult tobacco survey in 2016 to 17। 2016 या 17 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बोला जा रहा है कि 15 साल या 15 साल से बड़े जितने भी व्यक्ति हैं, लगभग 29% आबादी जो एडल्ट की है इंडिया में, वो टोबैको का यूज करते हैं। 29% मतलब अगर 100 लोग हैं तो 29 लोग जो है ऐसे स्मोकिंग करते ही करते हैं। और मान लीजिए अगर ये 29 लोग कर रहे हैं, ये 2 लोगों को अफेक्ट भी कर रहे हैं, तो आपका 100 से पार हो जाता है। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी चीजें कर रहा है, दिन में 5 सिगरेट आपके साथ कोई फूक रहा है, तो आप 2 का धुआं ऑलरेडी ले रहे हो, ठीक है। नियरली 1.35 मिलियन डेथ एवरी ईयर।
लगभग 1.35 मिलियन डेथ होती हैं इसकी वजह से, टोबैको की वजह से हर साल। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, मतलब यही नहीं कि सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हम बना भी रहे हैं अपने यहाँ पे चीजें। 38% men and 9% women above 15 years of age use tobacco products as per the National Family Health Survey। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक आया था, उसमें ये बोला जा रहा है कि 38% मैन तो यूज करते ही करते हैं, लगभग 9% फीमेल्स ऐसी है जो टोबैको का यूज करते हुए आपको दिख जाएंगी। मतलब लड़कियां भी इस मामले में अब मतलब पीछे नहीं है, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट उनका भी हो रहा है, ठीक है। Women 19 plus and men 51 plus belonging to scheduled tribes are more likely to use tobacco than those from any other caste and tribes। बोला जा रहा, देखिए अगर आप कभी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो, या फिर आप कहीं शहरी क्षेत्र में, शहर में जो रहने वाली महिलाएं होंगी या फिर कोई भी होगा, तो शायद ही आपको कोई, मतलब हायर क्लास मत जाइए, हायर क्लास थोड़ा शो ऑफ करने के लोग सिगरेट पीते हैं आजकल, बट अगर मिडिल क्लास में जाएंगे ना तो मिडिल क्लास में शायद आप कोई महिला होगी जो टोबैको खाते हुए या फिर सिगरेट पीते हुए मिलेगी। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या फिर ऐसे एरिया पे चाहिए जहाँ पे बहुत शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते हैं, जहाँ पे मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग ऐसे रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको महिलाएं भी शराब सिगरेट गुटखा वगैरह खाते मिल जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे नॉर्मली, मतलब वहाँ पे इक्वालिटी वाला चलता है कि आप भी खाओगे हम भी खाएंगे, सब बराबर चलता है। फिर among men as well as women the use of tobacco is higher in rural areas। मैंने बताया फॉर रूरल एरियाज में आपको टोबैको यूज ज़्यादा मिलेगा, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल हो। 43 ऑफ मेन एंड 11% ऑफ फीमेल्स जो है यहाँ पे दिख जाएंगी। देन अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में आपको ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नियरली 3/5 ऑफ द मेन 15% एंड वुमेन विथ नो स्कूलिंग और लेस देन 5 years ऑफ स्कूलिंग यूज टोबैको। बोला है कि जो मतलब डेफिनेटली, मतलब ये तो चलो लिख दिया है, इसमें लिखा है कि जिनकी एजुकेशन नहीं हुई है, जिनकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, महिलाएं हो पुरुष हो, जिनको स्कूलिंग नहीं हुई है, ज़्यादातर वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अगर मुखर्जी नगर में अगर आप देखेंगे, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, दिल्ली के कहीं एरिया में देखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो बच्चे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए चाय के बाद सुट्टा जरूर लगाते हैं। तो उनमें कौन सी शिक्षा की कमी है, वो तो पढ़ने के लिए आए ना, फिर भी आपको पढ़ते चीज़ें करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। बात करें ग्लोबल इनिशिएटिव्स की, ग्लोबली कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टोबैको कंट्रोल जो है ये चलाया गया है। इंडिया हैज अडॉप्टेड द टोबैको कंट्रोल प्रोविजंस अंडर द WHO FCTC, ठीक है, चलाया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे भी हम मनाते हैं 31 मई को, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट बना रखा 2003 का हमने। फिर प्रोमोलगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट वगैरह हैं, ऑर्डिनेंस जो हम 2019 में लाए थे। मतलब क्या हुआ, 2019 में इलेक्ट्रिक सिगरेट जो है बहुत चर्चा में आई। लोगों ने बोला कि भाई आप अगर सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक सिगरेट पी सकते हो, इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कुछ टाइम तक लोगों ने पिया, मज़ा आया, चार्ज करके पी रहे हैं, पैसा कम लग रहा है, एक बार खरीद दिया। फिर धीरे धीरे ये सर्वे बाहर आया कि भाई इसको पीने से कैंसर हो सकता है, आपको जल्दी हो जाएगा कैंसर, तो ये बैन करवा दिया गया है। नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्वे किया गया है। फिर क्या है, एम की सेशन प्रोग्राम चलाए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं हमारे यहाँ पे ऑलरेडी, जिसे कंट्रोल करने की चीज़ें कोशिश की जा रही है। देखिए रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग वगैरह करते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई फीमेल है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे उस पर क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी हेल्थ बिफोर, ड्यूरिंग द और आफ्टर बेबी इज बॉर्न। अगर बच्चा पेट में है तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो उसके मतलब बॉर्न होने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखने को मिलेंगी जिससे समस्या हो सकती है। देखिए लिखा है लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू यू एंड योर ग्रोइंग बेबी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और स्मोकिंग करते हो तो आपके लिए ऑक्सीजन कमी होगी और बेबी जो है आपके अंदर उसके लिए भी कम हो जाती है। इंक्रीज योर बेबीज हार्ट रेट बढ़ सकती है। इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिसकैरेज वगैरह हो सकता है इससे। इंक्रीज द रिस्क दैट बेबी इज बॉर्न, मतलब हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें उसकी बॉडी जो है ढंग से डेवलप ना कर पाए, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का, आई थिंक ये लास्ट आर्टिकल है, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आज का, हाँ तो ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं सेशन कोड्स के बारे में। मतलब आपका ये अभी चल रहा है चर्चा में 10 सेंटेंस टू लाइफ टर्म इन 2018 हापुड़ लिंचिंग केस। हापुड़ में एक लिंचिंग केस हुआ था। लिंचिंग का मतलब समझते हैं ना आप,
भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार देती है तो उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। उसकी तरह का कोई कांड हुआ था 2018 में हापुड़ में। उसके बाद अभी सेशन कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसमें क्या है 10 लोगों को लाइफ सेंटेंस दी गई है, मतलब आजीवन कारावास दिया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए मॉब लिंचिंग के बारे में आपको पता है, कारावास दिया गया आपको पता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेशन कोर्ट्स के बारे में, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सेशन कोर्ट्स क्या होते हैं, ये पॉलिटी का टॉपिक होने वाला है हमारा, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर बात की कितने तरह के कोर्ट्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अदर कोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं। साथ में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सिविल कोर्ट होता है आपका, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट हो गए, सारे आपको मिल जाएंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपसे पूछता है कि सिविल कोर्ट या हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह हो गए, आप कैसे काम करते हैं, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ऑल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत काम कर रहे होते हैं सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। 3 टाइप्स के कोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में क्या होता है, सिविल कोर्ट्स में आपको तलाक वगैरह, शादी वगैरह जैसे मुद्दे होते हैं, वहाँ पे अगर कोई इश्यू होता है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है कि आपने मतलब किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है, रेप केस हो गया, मतलब थोड़ा सीरियस जो केसेस होते हैं उसमें आपका क्रिमिनल केसेस में आता है। रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं जमीन जायदाद का कोई जो होता है ना मसला कि लड़ रहे हैं जमीन के लिए, जायदाद के लिए, घर के लिए, खेत के लिए, तो आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने खेत के चक्कर में, जमीन के चक्कर में किसी का मर्डर कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल केस में ही ये सॉल्व होगा, यहीं पे देखा जाएगा, ठीक है। जजेस अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर इज कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अगर कभी भी ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो जो गवर्नर है कंसल्टेशन होता है किसका, हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन के विनियमन करने के प्रावधान भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे काम करते हैं कोर्ट्स। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आपके, उसमें 3 आपको पार्ट मिल जाएंगे, कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और आपका रेवेन्यू कोर्ट हो गया। और अभी हम क्या देख रहे थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ठीक है। हमने अभी क्या देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में, सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो यहाँ पे देखिए सेशन कोर्ट है। अगर कोई सिविल मामला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होगा, वहाँ पे सबऑर्डिनेट जज बैठेंगे, फिर क्या होगा, मुंसिफ कोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा इसका सीक्वेंस है। उसके बाद क्या, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा कोई मामला, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, क्रिमिनल ही केस था, वो मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें, तो किसने सजा सुनाई है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सुनाई है। तो कोई भी ऐसा मामला होता है तो कौन सुनाता है सजा, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है यहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, कमिश्नर एंड कलेक्टर होगा, जो आप IPS IAS वगैरह IRS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, प्रमोट होकर के कमिश्नर एंड कलेक्टर बनते हैं। फिर आपका तहसीलदार होता है, गैजेटेड पोस्ट है आपकी ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बस इतना ही है। आप याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में बता दिया है, कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से डिसीजन कैसे आते हैं। तो देखिए कोई भी डिसीजन अगर यहाँ से सुनाया गया है ना, तो एक बार हाई कोर्ट उसकी पुष्टि जरूर करता है। जैसे इन्होंने अभी सेशन कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है उनको, तो ये मामला हाई कोर्ट के पास जाएगा। जब वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, ये सजा जो सुनाएगी वो ठीक है, तभी आगे बढ़ाई जाएंगी चीज़ें, तभी सजा दी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, किसी एक कोर्ट पर ही सारी चीज़ें नहीं टिकती हैं। आप अपील कर सकते हो, आपको सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसलिए चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारा आज का हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस पर। आपको पता है हम डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसका हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शंस हमारे हैं विष्णुदेव साध, चंपई सोरेन, नायब सैनी या लाल टूहोमा। ऑप्शन देखिए क्या है आपका, चंपई सोरेन आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पढ़ाया था, आप मुझे बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं ये। विष्णुदेव साथ कहाँ के हैं। हमारा सही आंसर है नायब सैनी। नायब सैनी जो है वो अभी बने हैं हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री। यहाँ पे लिखा होगा,
देखिए क्या लिखते हैं, मनोहर लाल खट्टर थे पहले, 26 अक्टूबर 2014 से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे अभी तक। अभी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर राज्य में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। गठबंधन की सरकार थी, फिर अचानक से क्या हुआ, 12 मार्च 2024 को दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी थे, उन्होंने क्या किया, गठबंधन को तोड़ दिया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ही क्या हुआ, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। मतलब इस जनता पार्टी के थ्रू जो पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पे ये थे। भाजपा के पास 41 विधायक हैं और 5 निर्दलीय विधायकों और हरियाणा लोक हित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन प्राप्त है इन लोगों को। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी ये 11वें हैं। उन्हें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में नायब सैनिक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, आप यहाँ गवर्नर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हाल ही में किसने प्रिट्जर पुरस्कार जीता है 2024 का। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा, प्रोफेसर BR कंबोज, रिकन यामामोटो, पोल लिंच। देखिए आपको ये याद होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होंगी, ये फीमेल है, अभी इन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया है, आपको बताया था मैंने। BR कंबोज आपको बताया था मैंने कौन है, आप ये मुझे बताइएगा। सही आंसर हमारा है रिकेन यामामोटो, जिनको अभी प्रिट्जकर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसका देखते थोड़ा सा। प्रिट्जकर पुरस्कार जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार है, मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसने जीता है, रिकेन यामामोटो ने जीता है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। 2023 में जो है डेविड चिपरफील्ड ने प्रिट्जकर पुरस्कार जीता था, 2023 में उन्होंने जीता था। ठीक है, 1979 में बात की जाए, पहली बार किसे दिया गया था, वास्तुकार फिलिप जॉनसन ने पहला प्रिट्जकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, सारी चीजें होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शंस हमारे हैं AS राजीव, किशोर मकवाना, इंद्रमणि पांडे, रघुराम अय्यर। ऑप्शन बताइए आपका सही क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं AS राजीव, किशोर मकवाना, इंद्रमणि पांडे या फिर रघुराम अय्यर। सही आंसर हमारा है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी को अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम, क्या लिखे हैं। किशोर मकवाना को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। इन्हीं के साथ ही लव कुश कुमार ने भी इसी दिन NCSC के सदस्य का पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो हमारा है, इसके बारे में एक संवैधानिक निकाय, बस याद रखिएगा इतना कि एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसमें लिखा है सारा हमारा संविधान में, जो आरंभ में हमारा संविधान था, जो आर्टिकल 338 के तहत एक विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। स्टार्टिंग में ऐसा किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 65वां संविधान संशोधन किया गया 1990 में, और क्या किया गया, संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर बहुसदस्यीय प्रणाली आयोग की स्थापना की गई। मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, लेकिन क्या किया गया बाद में 65वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि भाई हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही नियुक्ति नहीं करेंगे, उसके साथ हम बहुसदस्यीय, मतलब जितने भी हम चाहेंगे उतने सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, 338 में चेंज किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो थे, मतलब क्या था, एक 2 आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्या एक था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो NCSC था, और फिर था 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। इन दोनों को रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाल ही में रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस हमारे हैं गोडबाया राजपक्षे, PS श्रीधरन पिल्लई, अश्विन प्रभु या शोभना के नायर। किन्होंने ये बुक लिखी है बताइए आप मुझे। रामविलास पासवान जी के बारे में है ये, द वेदरमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ऑप्शंस हमारे हैं, तो हमारा सही आंसर है शोभना के नायर। शोभना के नायर जी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं क्या लिखा है। रामविलास पासवान बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे, साथ में 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो। 2019-20 में उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उससे पहले केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री भी रहे हैं,
केंद्रीय सूचना मंत्री रहे हैं, भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं सारे। 2020 में उनका निधन हो गया है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। निधन हो गया अभी तो उनके बारे में लिखेंगे, जीवित होते थोड़ा लिखते। फिर क्या हो, तो उन्हीं के जीवन के ऊपर ये बुक लिखी गई है, रामविलास पासवान जी के बारे में लिखी है शोभना के नायर ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन हमारा बोला है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पर किया है? क्या पूछ रहा है, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है या मध्य प्रदेश है। तो ये आंसर क्या होने वाला है हमारा, हरियाणा। हरियाणा में इसकी स्थापना की गई है। देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया है। उद्घाटन किया है उसका, मतलब बनाया मतलब उन्होंने खुद नहीं बनाया, उसका उद्घाटन किया है सिर्फ, ठीक है। इसके साथ 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया, शिलान्यास किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ में हुआ है। इस पर देश का ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का रोड होने वाला है। सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज भी हैं, ठीक है। इसमें टनल है, अंडरपास है, एलिवेटेड फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी है। एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो ठीक है, जो चीज़ें सारी कवर कर दी हैं हमने। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपको डेली बताती हूँ, अगर यूपीएससी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा एक एनसीईआरटी का बेसिक बैच चल रहा है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले। इसमें 6 to 12 जो है सारी एनसीईआरटी कवर की जाएंगे। 6 to 12 तक की सारी ही होंगी, बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में। तो आप चाहें तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ करंट अफेयर्स की रिलेटेड, वो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज आपको सारे टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मुझे डेली देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।